हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईटी जेईई और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करेंगे वेक्टर्स की। याद करो तो जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशन या फिर मैं कहूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहां पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया था। याद है कुछ वो क्लासिफिकेशन? भूल गए ना? चलो एक बार रिकॉल करवाता हूं मैं सारी बातें। हमने क्या बोला था कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्लासिफाई करता हूं तो दो बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया था। याद आया? नहीं आया? पहला होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। और एक होता था ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, है ना। तो अगर जब मैं ऐसे क्लासिफिकेशन कर रहा था तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में आपको याद हो दो टाइप के क्वांटिटीज पढ़े थे मैंने, एक था स्केलर, एक थे वेक्टर्स। और मैंने उस टाइम पे चैप्टर में बोला भी था कि वेक्टर्स का एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे बढ़िया डिटेल में अपने। तब तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं था, बोले ऐसे झूठ बोल रहा आप। देखो आज बारी आ चुकी है वेक्टर्स की, ठीक है। और यहां पे थे एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा हमने, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। और एक थे डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये वाला पार्ट हम पिछले लेक्चर में चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा हमने इसको, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो होगा इन फिजिकल क्वांटिटीज की। तो इस क्लासिफिकेशन में दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने आ जाती हैं। पहले होते हैं स्केलर, दूसरे होते हैं वेक्टर। क्या अंतर है दोनों में? तो सर जी यहां पे स्केलर क्वांटिटीज वो है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट काफी है। अब तो समझते हो यूनिट क्या है, यूनिट के बारे में बताया। हाँ, तो इनका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट काफी है, इससे ज्यादा कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वेक्टर वो होते हैं जिनके लिए उनका मैग्नीट्यूड NU से लिखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाए वो क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए उनकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाए वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वेक्टर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या सर ऐसे क्या खास बात है वेक्टर्स में? अगर हम डायरेक्शन ना डिफाइन करें तो क्या फर्क पड़ जाता है उससे? चलो भाई इसको मैं समझाता हूं तुम लोगों को। एक बहुत सिंपल सी कहानी मेरे पास थी। दो यार दोस्त थे, एक का नाम था छगन, एक का नाम था मगन, ठीक है। अच्छे नाम है ना इनके। हाँ, तो भाई एक छगन, स्पेलिंग देख लेना यार तुम लोग, और एक था मगन, डबल जी आता है वैसे तो मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई बात नहीं। छगन था चालाक, छगन था चालाक, और ये बेचारा सीधा साधा भोला इंसान था। तो भाई दो दोस्त छगन मगन, एक था चालाक एक था सीधा साधा, ठीक है भाई। दोनों साथ में पढ़ते थे, बढ़िया एकदम साथ में तैयारी भी करते थे, है ना, खेलते कुलते भी थे। क्योंकि छगन चालाक था तो वो हमेशा मगन के मजे ले लेता था मजे मतलब हमेशा उसको बेवकूफ बना देता था, मूर्ख बना देता था, है ना, काट देता था मगन का। एनीवेज फिर क्या हुआ, दोनों बड़े हुए, है ना। छगन क्योंकि चालाक था तो उसने बढ़िया एक जगह अच्छी सेटिंग कर ली और विदेश चला गया। ठीक है भाई, छगन स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा चालाक था ये। तो छगन क्योंकि चालाक था तो इसने क्या किया, एक बढ़िया सी सेटिंग कर ली मस्त जगह पे, ठीक है। कुछ भी किया होगा उसने, क्या पता किसी अमीर बाप की बेटी से शादी करी और वो विदेश चला गया और वहां पे बड़ी एकदम मस्त वाला बिजनेसमैन बन गया जाके, है ना। तो भाई अपना छगन चला गया विदेश, ठीक है, और वहां पे जाके उसने शुरू कर लिया अपना बिजनेस। तो बढ़िया पैसे वाला आदमी वो बन चुका है, बिजनेसमैन बन गया, ठीक है। पर क्योंकि हमारा मगन जो था वो बेचारा सीधा साधा सा इंसान, भोला इंसान था, वो अपने देश में रहा, वो रहा अपने देश में और उसने यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू करी, बन गया किसान, ठीक है। क्या हुआ भाई, तो अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि छगन चालाक था, विदेश चला गया, बिजनेस वगैरह शुरू कर लिया उसने अपना और अच्छा पैसे वाला बन गया। मगन सीधा साधा था, बेचारा भोला वाला इंसान, बोला मैं अपने देश में रहूंगा, अपने देश की मिट्टी के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं खेती बाड़ी कर लेता हूं, तो बन गया किसान, ठीक है।
अब क्या हुआ, काफी टाइम हो गया भाई इनकी बातचीत हुए, बहुत टाइम हो गया, अरसों बीत गए। पर अगर ये दोनों अलग अलग भी थे तो छगन के अंदर अभी भी वो कीड़ा था कि भाई मैं मगन को परेशान करूंगा, क्योंकि बचपन से वही काम करता रहता। भले इनके बीच में दूरियां बढ़ चुकी हो, एक विदेश चला गया, एक अभी देश में ही अपने, लेकिन अभी भी उसके मन में वो वाला कीड़ा है कि नहीं मेरे को तो परेशान करना ही है मगन को। ठीक है भाई, तो उसने एक प्लान बनाया, उसने बोला कि चलो भाई मगन को फिर से परेशान किया जाए। तो उसने लिखी चिट्ठी मगन को। तो छगन ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी मगन को। उस चिट्ठी के अंदर लिखा, मेरे प्यारे मित्र मगन, मैं यहां पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं और मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। मैं चाहता हूं मेरे जाने के बाद मेरी जो संपत्ति है या जो मैंने खजाना छुपा के रखा है वो खजाना तुम्हें मिले, तुम उसका इस्तेमाल करो, जितना तुम इस्तेमाल कर सकते हो उतना करो, बाकी तुम्हें गरीबों में बांटना तो बांट दो। ठीक है, तो ये चिट्ठी पहुंची मगन के पास। मगन ने पढ़ा कि मैं अपनी आखिरी सांस से गिन रहा हूं, और उसी बात पे वो बेचारा इतना भोला वाला इंसान बेचारा वो तो है ना, इतना दुखी हुआ, बोलता रहे मेरा दोस्त आखिरी सांसें गिन रहा है, मैं उसके पास भी नहीं हूं, और ऐसा ऐसा करके चलो ठीक है। बेचारा दुख में जी रहा अपने, है ना। लास्ट में उसने बोला कि भाई मेरा खजाना वहां पे गड़ा हुआ है, मतलब मेरी संपत्ति जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ठीक है भाई, मगन ने बोला कोई बात नहीं, चलो अब इतनी मेहनत करके इतना ही संपत्ति इकट्ठी की है तो उसका ध्यान मैं रखूंगा। फिर मगन भोला वाला इंसान है भाई, है ना। तो उसने बोला कि तुम्हें उसने एड्रेस दिया। छगन ने क्या किया, उसको एड्रेस दिया। उसने बताया कि भाई जो मैंने संपत्ति इकट्ठी की थी, जो पूरा खजाना मेरा है वो किसी जगह पे गड़ा हुआ है। ठीक है, तो छगन ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा कि जो मैंने संपत्ति बनाई थी, इकट्ठी की थी अपनी, जो मेरा पूरा खजाना था वो एक जगह गड़ा हुआ है। तो उसका पूरा उसने लोकेशन इसमें बताया। कैसे बताया, तुम्हें याद है बचपन में हम खेला करते थे बाग में? हाँ, तो उसने बोला हाँ मेरे को याद है बिल्कुल, बाग में हम साथ में खेला करते थे, वहां पे एक आम का पेड़ था। तो उसको याद आया, हाँ हाँ आम का पेड़ भी था। तो उस आम के पेड़ से 8 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने खजाना गाड़ के रखा है, तुम जाके ले लेना। छगन ने चिट्ठी में लिखी ये सारी बातें। छगन ने चिट्ठी में लिखी कि हमारे बागान में जहां हम खेला करते थे बचपन में, वहां आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ से 8 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने खजाना गाड़ के रखा है, तुम जाके ले लेना उसको। छगन बेचारा भोला भाला सीधा साधा इंसान, उसने सुना, वो पहुंच गया आम के पेड़ के पास। आम के पेड़ के पास पहुंच के अब वो सोचने लगा क्या कि यार उसने चिट्ठी में तो पूरी बात बताई नहीं, उसने तो चिट्ठी में पूरी बात बताई ही नहीं, उसने तो मुझे बोला ही नहीं कि 8 मीटर कहां पे। उसने सिर्फ लिखा 8 मीटर। अब भैया 8 मीटर तो इधर भी हो सकता है, 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 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहां पे? तो यहां पे ये भोला भाला इंसान, क्योंकि इसको वेक्टर्स का ज्ञान नहीं था, इसको डायरेक्शन का ही पता नहीं था, इसलिए ये पूछना भूल गया कि भाई 8 मीटर कहां पे। वो तो चला गया, उसने बोला 8 मीटर की दूरी पे है, तो वो उसने बोले फावड़ा वगैरह उठाया और बोले चला है आप, ठीक है खजाना निकालेंगे चल के। तो यहां से वो आम के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने बोला यार 8 मीटर कहां पे? पर 8 मीटर इधर, 8 मीटर इधर, 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 पेड़ में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, कहां पे 8 मीटर? तो यहां पे कहा जाता है कि भाई अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो आप हो जाओगे परेशान, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि 8 मीटर तो खोदना है, पर वो 8 मीटर कहां खोदूं मैं? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना जरूरी है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो वो फिजिकल क्वांटिटी आपके किसी काम की नहीं है। अब क्या ये 8 मीटर इस मगन के किसी काम का है क्या? ये 8 मीटर इस मगन के कोई काम आया क्या? नहीं आया ना। अगर ये छगन बता देता कि 8 मीटर ईस्ट में, अगर छगन ये लिख देता कि 8 मीटर ईस्ट में, तो पेड़ से ईस्ट की तरफ जाता 8 मीटर, पहुंच के वहां पे खड्डा खोदता और खजाना निकाल लेता। ठीक है, तो छगन क्योंकि चालाक था, समझदार था, उसको डायरेक्शन का ज्ञान था, उसको पता था कि भाई अगर मैं इसको डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो ये कहीं पे भी जाके खड्डा नहीं खोद सकता, इसलिए उसने चिट्ठी में डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया। उसको तो मजे लेने थे मगन के, उसने ले लिया मजे, उसने बोल दिया भैया 8 मीटर की दूरी पे जाके खड्डा खोद लेना। मगन बेचारा सीधा साधा इंसान, वेक्टर पढ़ के नहीं आया था, वो वेक्टर की क्लास में छुट्टी पे था वो। तो क्या हुआ, उसको पता ही नहीं चला यार 8 मीटर कहाँ, वो पूछना ही भूल गया कि 8 मीटर कहाँ पे भाई।
तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन के बिना अधूरी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन के बिना अधूरी है, उनको कहते हैं वेक्टर। तो अगर वेक्टर्स में डायरेक्शन नहीं बताओगे तो आपके किसी काम के नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको बताने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सब्जी वाले के पास जाओगे, सब्जी वाले को बोलोगे भैया 2 केजी आलू दे दो, तो समझ जाता है, ठीक है भाई। उसको ये थोड़ी बोलना पड़ता है कि भैया 2 केजी आलू ईस्ट की तरफ देना, 2 केजी आलू है ना वेस्ट की तरफ देना, ऐसे तो नहीं बोलना पड़ता ना। डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना, सीधा बोलते भैया 2 किलो आलू दे दो, वो समझ जाता है कि भाई हाँ ठीक है, मास की बात कर रही है, वो 2 केजी आलू नापता है और में दे देते हैं वो, ठीक है। अगर अच्छा एक और बात समझते हैं, एक और अंतर है स्केलर और वेक्टर्स के बीच में, वो भी समझते हैं। हाँ, स्केलर और वेक्टर्स के बीच में एक और जो डिफरेंस आता है वो होता है इनके एडिशन का। स्केलर्स को जब आप ऐड करते हो ना तो उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लेकिन जब आपको वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो वहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो किया जाता है। कैसे सर, मतलब समझा नहीं। पहली बात, हम डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ना। अभी तक तो ये आता था कि सर डायरेक्शन क्या ही इंपॉर्टेंट होता होगा डायरेक्शन का, है ना। पर आज के बाद मुझे ये बात समझ आ गई कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यार, डायरेक्शन के बिना हमारी फिजिकल क्वांटिटी अधूरी रह सकती है। बाकी ये है कि अगर मैं 2 केजी आलू में 2 केजी आलू ऐड कर दूं तो मुझे मिलते हैं 4 केजी आलू, लेकिन अगर मैं 4 न्यूटन को ऐड करूं तो क्या मुझे आंसर 8 न्यूटन मिलेगा क्या? सोचने वाली बात है। मैंने बोला भैया 2 केजी आलू दोनों को मिला दिया तो 4 केजी आलू बन जाता है, लेकिन अगर मेरे पास एक फोर्स है 4 न्यूटन का और एक मेरे पास फोर्स आगे 5 न्यूटन का, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 2 केजी आलू और 2 केजी आलू दोनों को मिला दिया, आंसर 4 केजी आया, लेकिन सर एक 4 न्यूटन है एक 5 न्यूटन है, दोनों का रिजल्टेंट कितना आया? तो यहां पे इसका आंसर आप देखोगे तो 9 न्यूटन भी आ सकता है। एक काम करते हैं, इसको भी 4 न्यूटन ही ले लेते हैं, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 8 न्यूटन भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कैसे सर? मान लो एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है वेस्ट की तरफ। तो अगर एक फोर्स आपका ईस्ट में एक फोर्स आपका वेस्ट में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 0। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि एक फोर्स F1 हमारा ईस्ट में लग रहा था और F2 भी हमारा ईस्ट में लग रहा है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 8 न्यूटन। समझ रहे हो? तो भैया वो क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन भी होती है, वहां पे आप जरूरी नहीं कि सीधा ऐड करो, उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। उनको ऐड करने के लिए आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड कहानी है यहां पे पूरी, ठीक है। समझते हो बात को? तो मैंने क्या बोला, वेक्टर्स और स्केलर में क्या अंतर है? स्केलर को तो सीधा ऐड कर दिया जा सकता है, लेकिन वेक्टर को डायरेक्टली ऐड नहीं करते। वेक्टर को ऐड करने से पहले यह देखना जरूरी होता है क्या उनकी डायरेक्शन अलग अलग है या फिर सेम ही है। अगर उनकी डायरेक्शन एक ही साइड होती तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो फिर आपको कुछ और कहानी लगानी पड़ती है। आगे एक और पिक्चर पढ़ेंगे जिसमें अगर ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हो जाए तो कुछ और ही फॉर्मूला बनने वाला है। यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो कुछ और ही फॉर्मूला बनेगा, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। पर अभी फिलहाल ये बात तो समझ आती है ना तुम लोगों को, वेक्टर्स की कहानी समझ आती है, डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है ना। अगर डायरेक्शन पता होती तो मगन को वहां पे जाके खड्डा खोदने में दिक्कत नहीं आती, उसको इजीली खजाना मिल जाता। बट अगर उसको डायरेक्शन ही नहीं पता थी तो वो खड्डा कहां खोदेगा जाके? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ, कहां पे? ऊपर या फिर पेड़ के जस्ट नीचे ही खोदना शुरू कर दे? नहीं पता उसको डायरेक्शन। तो भाई डायरेक्शन वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सीरियसली ले लेना, क्योंकि अगर डायरेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी तो पूरी पिक्चर चेंज हो जानी है यहाँ पे, ठीक है। समझ के बात को, वेक्टर्स की कहानी क्लियर है, थोड़ा सा फील तो आ रहा होगा। तो कहा जाता है वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उनको वेक्टर कहते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उनको वेक्टर कहते हैं, ठीक है।
वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसको हम लोग। स्केलर को ऐड, आप सिंपल एल्जेब्रा क्या होता है, 2 + 2 4, 5 + 4 9, है ना, सीधा सीधा एल्जेब्रा आप यूज कर सकते हो स्केलर्स के लिए। बेसिक से की पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है सर, समझ आती है सारी बातें, कहानी क्लियर है। एक और एग्जांपल से समझा सकता हूं तुम लोगों को। जैसे मान लो तुम्हारे घर से यहां पे सिनेमा हॉल जो है ना, सिनेमा हॉल जो है वो 5 किलोमीटर है। अब तुम्हारे घर पे आए थे मेहमान, है ना, तुम्हारे घर से सिनेमा हॉल 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तुम्हारे घर पे आए मेहमान, तुम्हारे घर पे मेहमान आए और तुम्हारी चल रही थी क्लास, तो तुमने बोला यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम एक काम करो, तुम खुद चल जाओ सिनेमा हॉल, पिक्चर देख के आओ, तब तक मैं क्लास अटेंड कर लेता हूं और फिर उसके बाद कल खाना खाने चलेंगे, है ना। तो तुम्हारे मेहमान ने बोला ठीक है भाई, कोई भी मान लो, कोई भी आया तुम्हारा, कोई दोस्त सखा सहेली, है ना। फिर क्या हुआ, तुम उसने पूछा तुमसे कि भैया कहाँ है सिनेमा हॉल, कितनी दूरी पे है। तुमने बोला अरे कुछ नहीं, बस अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तुमने बोल दिया उसको कि अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। वो भाई सोचता, क्योंकि उसने तो वेक्टर पढ़ा ही नहीं था, वो आ गया भैया ठीक है 5 किलोमीटर की दूरी पे, और वो 5 किलोमीटर चलना शुरू किया इधर की तरफ। यहां पे 5 किलोमीटर पहुंचा तो उसने देखा भाई यहां पे तो कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है पूरा। फिर उसने वहां पे एक और आदमी से पूछा, बोलता भाई साहब सिनेमा हॉल कहां पे है। तो भाई साहब बोलते भैया सिनेमा हॉल तो 10 किलोमीटर दूर है। तो तुम्हारा रिश्तेदार अब तुम्हें कोसेगा, तुम्हें गाली देगा, बोलेगा बेवकूफ बनाया इस आदमी ने, वो तो बोल रहा था 5 किलोमीटर है पर ये तो 10 किलोमीटर है। पर देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती थी क्या, नहीं थी। गलती किसकी थी, तुम्हारे मेहमान की। उसने डायरेक्शन नहीं पूछी तुमसे, वो गलत डायरेक्शन में चला गया। अब वो यहां पे दूसरे पर्सन से पूछता है सिनेमा हॉल के बारे में, उसने बोला 10 किलोमीटर। अब फिर भी ये जल्दबाजी में था क्योंकि शो छूटने वाला है, तो वो क्या करता है, फिर से इधर चला जाता है 5 किलोमीटर और फिर से वो इधर चला गया 10 किलोमीटर। आगे जाके किसी और से पूछता है, फिर बोलता है भाई साहब तुम तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आगे और चला गया 10 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर हो गया। वो बोलता है 20 किलोमीटर। ओ तेरी, आगे जाके उसको समझ आता है कि मैं उल्टी डायरेक्शन में आ गया हूं शायद। फिर वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है, फिर इधर जाता है, तो जाके उसको सिनेमा हॉल मिलता है आगे जाके। तो वही बोल रहा हूं मैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्शन बताओगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहां के लिए डिफाइन करो आप इसको। फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनके लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है। वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है और इनके लिए डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो आई थिंक अभी ये बात तो समझ आ गई है कि डायरेक्शन के बिना फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं होता है। अगर सिर्फ 5 किलोमीटर बोलूं तो कोई मतलब नहीं है उसका, उसको ये बताना पड़ेगा कि भैया उधर जाना है, लेफ्ट की राइट की तरफ जाना है, तो लेफ्ट चला गया था। ठीक है, समझते हो बात को। अब चलो भाई, सो फाइनली यार शुरू करते हैं हमारा वेक्टर्स का लेक्चर। और वेक्टर का लेक्चर हम शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास आते हैं स्केलर, हमारे पास आते हैं वेक्टर। दोज क्वांटिटीज which can be defined with their magnitude only are scalars। भाई वो क्वांटिटी जिनको उनके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हो, काफी है, उसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो स्केलर होते हैं। जैसे तुम दुकान पे जाते हो, बोलते हो भैया 2 किलो आलू, 1 लीटर दूध, है ना, तो वो समझ जाता है भाई क्या मांग रहा है सामने वाला। अब उसको बोलोगे भैया 1 लीटर मिल्क चाहिए हम लोगों को ईस्ट डायरेक्शन में, 1 लीटर मिल्क चाहिए हमें नॉर्थ डायरेक्शन में, वो भी नहीं समझ पाएगा क्या कहना चाहता है इंसान, पागल हो गया ये। तो आपको यहाँ डायरेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, वो स्केलर है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए इनका मैग्नीट्यूड काफी है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए इनका मैग्नीट्यूड ही काफी है।
भैया जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो उसमें लिखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तो उसमें लिखते हो न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर उसका यूनिट। तो स्केलर हो गया। स्केलर के एग्जांपल में मास, लेंथ, टाइम, है ना, ये सब स्केलर होते हैं। तो भाई ठीक है भाई, समझ गए। वेक्टर दोज क्वांटिटीज, डेफिनेशन लिखते चलना, दोज क्वांटिटीज विच which requires direction along with magnitude for their explanation कह दूं are vectors। वो क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है along with the magnitude for their explanation are vector, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12th की बातें, मैग्नेटिक फील्ड क्लास 12th की बातें हैं। तो ये सब कुछ अभी पढ़ आएगा, तो चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलिए भाई, तो ये स्केलर और वेक्टर की कहानी हो गई है। यहां पे आओ फटाफट से। स्केलर क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर स्केलर। लेंथ, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टाइम, वर्क, एनर्जी, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ये तो कुछ चंद एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी। जो भी क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के दिखे समझ जाओ स्केलर है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल ये हो गए। इसके अलावा जो तुम्हारे दिमाग में आता है वो भी बताओ, ठीक है, तो उसको भी स्पेसिफाई करते चलना, ठीक है। वेक्टर्स पे आ जाएं। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड and direction and which can be added according to the, भाई यहां पे ट्राइंगल रूल लिखा है, मैं कहता हूं ट्राइंगल रूल की जगह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लिख दीजिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? क्योंकि जब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ोगे ना तो इसमें दो टाइप के रूल्स पढ़ते हो। पहला होता है ट्राइंगल रूल। अभी देखो, घबराना मत इसको देख के, है ना, बिल्कुल भी मत घबराना कि सर ये क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। एक होता है पॉलीगन लॉ, है ना, पॉलीगन लॉ भी होता है, पैरेललोग्राम लॉ भी होता है। सर ये पैरेललोग्राम कैसा दिखता है? ऐसा, रेक्टेंगल को ऊपर से धक्का मार दो। रेक्टेंगल को अगर आप धक्का मारोगे ऊपर से तो बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। यहां से धक्का मारा तो ये ऐसा हो जाता है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अभी आगे चल के ट्राइंगल रूल पढ़ोगे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ोगे, तो ये सारे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आ जाते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे ट्राइंगल रूल ना लिख के आप बेटर है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लिखना, ज्यादा अच्छा लगेगा। which can be added according to the vector law of addition are called the vector quantities। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब के सब वेक्टर हैं, सब के सब वेक्टर है ना। तो ये सब कुछ जो होता है भाई वेक्टर की कहानी में है, जिनमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स की बात करता हूं, मैंने सर इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इस डब्बे के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। पॉइंट ये है कि 4 न्यूटन का फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाया मुझे तो नहीं पता चलेगा। फिर अगर मैं बोल दूं कि मैंने इस डब्बे के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो तुम भी तो सोचोगे 4 न्यूटन का फोर्स ठीक है सर, पर कहां लगाया? क्या आपने वो इस डायरेक्शन में लगाया? क्या आपने वो इस डायरेक्शन में लगाया? क्या आपने ऊपर की तरफ लगाया? क्या आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया? डायरेक्शन तो पता ही नहीं आपने। तो भाई यहां पे 4 न्यूटन अकेला काफी नहीं है, 4 न्यूटन अकेला काफी नहीं है, यह बताना जरूरी है 4 न्यूटन लगाया कौन सी डायरेक्शन में है। तो वेक्टर्स के लिए आपको डायरेक्शन डिफाइन करना हमेशा जरूरी है। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, सारी बातें अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो तो वेक्टर होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं होते हैं। ट्राइंगल रूल जहां जहां लिखा है वहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लिख लेना, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ेंगे भी हम लोग। ट्राइंगल रूल लिखा है, गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना कि ये गलत है ट्राइंगल रूल लिखा हुआ। मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल रूल की जगह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लिखोगे तो और अच्छा लगेगा।
ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो तो वेक्टर होती है, लेकिन रुको, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। ये क्या बात हुई सर? ये कौन सी क्वांटिटीज होगी? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, ये कहलाते हैं वेक्टर्स। लेकिन जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे, वो कौन सी क्वांटिटीज कहलाते हैं? वो कहलाती हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कहलाती है टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं इनको? टेंसर, 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 टेंसर। बट क्या है ना, टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे यहाँ पे टेंसर वाली नाम नहीं बोले जाते, क्योंकि जब तुम आगे जाओगे, हायर स्टडीज करोगे, वहां पे इनका यूज आता है, इसीलिए हम इनको स्केलर ही कह देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है? डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन करंट को आप सीधा ऐड कर देते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो क्या बोला भैया? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, इनको हम कहते हैं वेक्टर्स। जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। हाँ जी, तो वो जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या ये वेक्टर होंगे? नहीं सर, ये वेक्टर नहीं है। ये होते हैं टेंसर, इनको कहते हैं टेंसर, बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है। टेंसर नॉट इन सिलेबस, इसलिए हम इनको स्केलर ही कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? स्केलर ही कहेंगे, टेंसर मत कहना इनको। ठीक है, टेंसर, तुम्हारा ये जो नाम टेंसर है ना, ये सुन के सामने वाला घबरा जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ ज्यादा ही पता है ना तो हम टेंसर वाली बातें नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ स्केलर ही बोल देंगे उनको, उनको भी स्केलर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में जो आता है वो आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि करंट को जब आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन होती है। जैसे देखो, ये वायर है, मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहां से भी 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। भाई यहां से 5 एम्पियर का करंट आया, यहां से 5 एम्पियर का आया, तो इधर कितना जाएगा? 10 एम्पियर का करंट। देखा, आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया, बल्कि जब आप दिखा रहे थे तो आपने डायरेक्शन भी बताई थी। 5 एम्पियर करंट आ रहा है, डायरेक्शन दिखाई, 5 एम्पियर करंट आ रहा है, डायरेक्शन दिखाई, लेकिन ये क्या बात हुई सर? आपने तो इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऐड करते टाइम पे हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इसी का एक केस है, स्केलर कहलाएगा। ठीक है, तो ये मत बोलना कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर होता है। अक्सर तुमसे पूछ ली जाती है बातें, क्या करंट स्केलर है या वेक्टर है? तुम सोचोगे उसके पास तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो तुम बोल दोगे वेक्टर है, बट ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां पे सारी बातें डिफाइन कर दी हैं, फटाफट से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, समझ तो नहीं सारी बातें? टेंसर क्या है पता चला ना? वो क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो खैर सबके पास ही होता है, स्केलर हो या वेक्टर हो, तो अब से मैं मैग्नीट्यूड नहीं बोलूंगा। ठीक है, हाँ, तो वो क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। हो, ये तो सर बगावत कर दी इन्होंने। तो बगावत होगी ना, डायरेक्शन होने के बावजूद वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, तो वो स्केलर ही कहलाते हैं फिर, है ना? होता है ना कि भैया जिसने तुम्हारे पास भगवान ने सब कुछ दिया था, तुम्हें मैग्नीट्यूड भी दिया, तुम्हें डायरेक्शन भी दिया, लेकिन तुम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसको निकाल दिया है, वेक्टर्स की कैटेगरी से इसको निकाल दिया, बोला तुम वेक्टर्स की कैटेगरी में अब नहीं रह सकते, जाओ निकल जाओ, स्केलर बन जाओ जाके। वैसे तो ये टेंसर बनते हैं, बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम स्केलर बोलते हैं इनको फिर। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, सारी बातें क्लियर हो रही होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। देखो अभी आगे पढ़ोगे ना तुम, अलग अलग टाइप के वेक्टर मिलते हैं तुम लोगों को।
फिजिक्स में ही तुम्हें अलग अलग टाइप्स के वेक्टर मिलने वाले हैं। तो क्या है वो वेक्टर के टाइप? तो सबसे पहला होता है पोलर वेक्टर। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, मोमेंटम, ये सब क्या है? ये सब पोलर वेक्टर्स होते हैं। वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब जो होते हैं ना, ये पोलर वेक्टर्स होते हैं। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर एक्चुअली एसोसिएटेड होता है लीनियर मोशन के साथ में, है ना। ये पोलर वेक्टर तब आते हैं जब लीनियर मोशन की बातें हो रही होती हैं। जैसे कि एक गाड़ी चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट बोल दूं या फिर राइट साइड बोल दूं? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है वो वेलोसिटी है। अब देख रहे हो लीनियर मोशन के साथ जनरली ये आते हैं। ठीक है, मैं देखो लीनियर मोशन इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो है ना एक्सियल वेक्टर, ये रोटेशनल मोशन के साथ आते हैं, रोटेशनल इफेक्ट के साथ आते हैं बेसिकली। पर अगर मैं पोलर वेक्टर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूं ना, तो वो वेक्टर जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर उनके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे कि सर ये आदमी था, इसने चलना शुरू किया, ठीक है, इस आदमी ने चलना शुरू किया, कहां पे? यहां पे चलना शुरू किया। कहीं ना कभी ये गाड़ी भी चलना शुरू हुई होगी। तो इनके पास क्या होता है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमने बोला सर ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, या फिर मैं बोलूं 25 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैंने लिखा 25 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी होता है जो कि एक वेक्टर है। डायरेक्शन बताना जरूरी होता है, तो देखो डायरेक्शन मैंने एरो से बता दिया इसका। कहां जा रहा है भाई? राइट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द राइट जा रहा है। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन ले लो, ये तो पता ही होगा तुम्हें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन, तो वो क्या आदमी क्या टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है? हाँ सर, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये आदमी कहां जा रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है। कहां से चलना शुरू करे? यहां से। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको क्या कहेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। यहां से चलना शुरू करा, ईस्ट की तरफ जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। सर ईस्ट की तरफ जाते जाते उसने कवर करा है डिस्टेंस लगभग 50 मीटर्स का। तो 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट क्या मिल गया मुझे? ये डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल गया मुझे? ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया। 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर में अभी जब हमने बात करी तो पहला आता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर वो होता है जिनके पास या तो स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। सर मैंने इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया। कहां लगाया भैया तुमने फोर्स? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। कहां लगाया? सर मैंने फोर्स लगाया यहां पे, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने डब्बे के ऊपर फोर्स यहां लगाया, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये फोर्स क्या है? पोलर वेक्टर है ये। मैंने डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया सर इधर ऐसे, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां हो गया? ये ऊपर हो गया। मैंने डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने डब्बे के ऊपर फोर्स ऐसे लगाया, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पोलर वेक्टर्स जिनके पास या तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर वो चलना शुरू करता है वहां से, या फिर उनके पास वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जैसा कि फोर्स के केस में था, ये पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं। जनरली पोलर वेक्टर जो है हमारे लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन बोलूं या फिर ट्रांसलेशनल मोशन बोलूं कि एक ही बात हो जाएगी। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पोलर वेक्टर्स जो हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं लीनियर मोशन से। लीनियर मोशन की बातें होंगी तो समझ जाना कि पोलर वेक्टर ही होगा कहीं ना कहीं वहां पे। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सियल। अरे देखो ना यार, ये लीनियर मोशन ही तो होता है,
ये गाड़ी का चलना, लीनियर मोशन, डब्बे के ऊपर आपने फोर्स लगाया, डब्बे के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो डब्बा भी तो कहां चलेगा फिर, ऐसे। ये भी तो क्या है, लीनियर मोशन है। तो ये सारे क्या है, पोलर वेक्टर्स हो गए। अगला आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर जो है बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट के साथ या फिर रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है जनरली रोटेशनल मोशन के साथ आते हैं और ये अलोंग द एक्सिस लगते हैं, ये वाले डायरेक्शन वेक्टर्स। सो एज बाय द नेम एक्सियल वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेंगे अलोंग द एक्सिस। क्या मतलब होता है सर इसका, आओ बताते हैं तुम्हें। जब तुम ऊपर की तरफ देखोगे तो तुम्हें पंखा दिखेगा, ऊपर की तरफ देखोगे तो तुम्हें पंखा दिखने वाला है, ऐसा पंखा। जब तुमने ऊपर की तरफ देखा पंखा दिख रहा है, गोल गोल घूमता हुआ, रोटेट कर रहा है वो, है ना। क्या कर रहा है वो, रोटेट कर रहा है। तो पंखा हमें दिखा रोटेट करता हुआ। पंखा रोटेट कर रहा है तो पंखे की होती है एक एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट करता है। एक्सिस क्या है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है। कहां है सर पंखे का सेंटर, ये रहा यहां पे। तो एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास होती है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। पंखे को देखो, पंखे के बिल्कुल बीच से एक लाइन जाती है, वो लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जो एक्सियल वेक्टर होते हैं वो तभी आते हैं जब रोटेशनल इफेक्ट होता है। यहां पे भी आप देखो पंखे का क्या हो रहा है, रोटेशनल इफेक्ट है, या फिर पंखे के पास क्या है, रोटेशनल मोशन है। तो ऐसे वेक्टर जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस आर एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर जो अलोंग द एक्सिस होते हैं उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। इस एक्सिस के ऊपर ही वो कहीं ना कहीं लाई करेंगे। एक्सियल वेक्टर में क्या क्या आते हैं, आगे चल के रोटेशन पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि यहां पे मैं बात कर लेता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं बेटा, एक्सियल वेक्टर होते हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो पंखे की डायरेक्शन में होती है। इसको फाइंड करने का भी एक तरीका होता है। जैसे तुम देखो पंखा कैसे घूम रहा है, पंखा अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड की फिंगर्स को पंखे की डायरेक्शन में घुमा दो। राइट हैंड को क्या करो, राइट हैंड के फिंगर्स को पंखे की डायरेक्शन में घुमा दो तो अंगूठा आपको इनकी डायरेक्शन बताता है। राइट हैंड रूल है, पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला ये पंखा ऐसे घूम रहा है तो पंखे की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को घुमाया तो ये देखो थंब रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। ये सब आगे आने वाला है अभी, तो अभी बिल्कुल मत घबराओ, बस समझ लो कि पोलर वेक्टर क्या है और एक्सियल वेक्टर क्या है। पोलर वेक्टर समझ आता है जो वेक्टर जिनके पास या तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, वो पोलर होते हैं। एक्सियल वाले तब आते हैं जब कोई रोटेशनल इफेक्ट होता है। एज बाय द नेम एक्सियल वेक्टर यानी कि अलोंग द एक्सिस लाई करने वाले हैं। एक्सिस क्या होता है भाई, सर कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो एक ऐसी लाइन जो उसके सेंटर से पास हो रही है वो एक्सिस हो। अभी फिलहाल यही डेफिनेशन याद रखो, आगे चल के मैं तुम्हें इसकी अलग डेफिनेशन भी बता दूंगा एक और, फिलहाल के लिए बस यही याद रखो, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। इनकी डायरेक्शन या तो इधर बनेगी या फिर हो सकता है इधर बनेगी। वो फाइंड करने के लिए तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल। उस राइट हैंड थंब रूल से आप ये काम कर सकते हो। तो ये देखो या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, डायरेक्शन हमेशा इसकी एक्सिस के अलोंग ही रहेगी, ठीक है। समझते हो बात को। पंखा देख लेना, जब भी ऐसी बातें याद आए पंखे को देखोगे तो पता चल जाएगा। बाकी तुमने देखा होगा चक्की, देखी तुमने चक्की, हाँ सर बिल्कुल देखी हमने, है ना। चक्की कुछ इस टाइप की होती है, यहां पे बीच में एक होल होता है, तो चक्की भी तो ऐसे घूमती है गोल गोल। तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है ये क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे ऐसे वेक्टर्स
ऐसे वेक्टर जो अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं उनको कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। या तो इधर होंगे या फिर इधर होंगे, तो ये होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अरे चक्की देखी है ना तुमने यार, पहले के जमाने में होती थी, आजकल तो फिर वो मशीन लगी है ना, और अब तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती, पैक्ड आता है बिल्कुल वेलकम। एनीवेज चलो भाई, समझ तो आती होगी, तुम्हें थोड़ी बहुत बातें तो समझ आ ही रही होगी ना क्या चल रहा है असल में यहाँ पे। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला टाइप मैं आपको बता चुका हूं, पहला टाइप था पोलर वेक्टर का, दूसरा था एक्सियल वेक्टर का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नल वेक्टर। भाई जीरो वेक्टर जिसको प्यार से हम नल वेक्टर भी कहते हैं। नल मतलब कुछ नहीं, अरे नल वो वाला नल नहीं है ना जो तुम समझते हो, अरे सर ये तो वही पानी वाला नल है, नहीं यार पानी वाला नल नहीं है, ये है जीरो वेक्टर। नल मतलब कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो जाए इसको कहते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जैसे कि ये, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है सर इसका। तो एक पॉइंट वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन बता पाओगे? डायरेक्शन भी बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ठीक है, हम क्या करते हैं कभी कभार कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को आपको लिखना पड़ता है वेक्टर में, तो उसको आप उस टाइम पे डिफाइन कर देते हो कि भाई ठीक है ये एक नल वेक्टर हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक नल वेक्टर हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी को आपने लिखा, वेलोसिटी जो है जीरो है, तो ये नल वेक्टर हो गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया क्योंकि उसका है ना। एनीवेज चलो भाई ठीक है। सो जीरो वेक्टर ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना सा समझ लो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है वो नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर कहलाता है। मैग्नीट्यूड जीरो कैसे करें इसका मतलब समझ नहीं आया, तो अभी मैं आगे आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा वेक्टर का। तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में मैं इसको समझा दूंगा नल वेक्टर को भी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, अभी आगे चर्चा में लेके आएंगे इसको फिर से। फिर आगे आता है इक्वल वेक्टर। तो भाई जैसा नाम वैसा काम, बराबर वाले वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है, तो देखो ए बी और सी डी दो वेक्टर हैं, एक है पी वेक्टर एक है क्यू वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। तो क्या लिख लेते हैं, इफ magnitude and direction of two vectors are equal then they are equal vectors, then they are equal vectors। तो फिर वो क्या कहलाते हैं, equal vector कहलाते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है भाई। तुम सोच रहे हो कि हाय तौबा बहुत खतरनाक वाली बातें हैं, तो इसमें यार देखो फिजिक्स में तो इतना ही आता है, बाकी अच्छे से वेक्टर को बहुत गहराइयों से अगर पढ़ना है ना तो मैथ्स में आएगा फिर ये। तो अभी समझो, अभी फिजिक्स चालू नहीं हुई है कायदे से देखा जाए तो, है ना। अभी कायदे से देखोगे तो फिजिक्स का पार्ट का इतना चालू थोड़ी हुआ है, वो तो बस तुमने यूनिट एंड डायमेंशन देखा सिर्फ अभी तक। ये वेक्टर वगैरह तो सब मैथ्स के पार्ट है, मैथ्स में बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ोगे इसके बारे में तुम लोग, ठीक है। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर, को-वर्कर मतलब एक ही कंपनी में काम करने वाले को-वर्कर होते हैं। कोलीनियर मतलब भैया एक ही लाइन में लाई करने वाले। क्या, को-वर्कर मतलब एक ही कंपनी में काम करने वाले, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पे अगर दो वेक्टर होते हैं तो। टू और मोर वेक्टर आर कॉल्ड कोलीनियर इफ दे हैव द सेम और पैरेलल सपोर्ट। सपोर्ट मतलब सर क्या मतलब, समझ ही नहीं आया। एक वेक्टर, चलो मैं बता देता हूं, मान लो ऐसे एक वेक्टर मैंने बना दिया, मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसा बना दिया, दूसरा वेक्टर भी अगर इसी लाइन पे है, ठीक है, समझते हैं इस बात को। अगर दूसरा वेक्टर इसी लाइन पे आ जाता है तो ये दोनों वेक्टर क्या कहला जाएंगे, P और Q दोनों क्या है, कोलीनियर है। एक सीधी सी लाइन थी, उस पे एक P एक Q, तो ये दोनों कोलीनियर हो जाएंगे। और अच्छे से समझाता हूं तुम लोगों को। सर मैं काम कर रहा था, एक डब्बा था, उसको खिसकाने का काम, तो मैंने बहुत फोर्स लगाया सर इस डब्बे पे, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाया, पर ये डब्बा खिसक ही नहीं रहा मेरे से। तो मैंने क्या किया, इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया बहुत ज्यादा। तो जब मैंने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे F,
तो ये बॉक्स मुझसे नहीं शिफ्ट हो रहा था। फिर क्या किया, मैंने बुलाया अपने दोस्त को। जब मैंने अपने दोस्त को बुलाया तो उसने इस डब्बे को आगे से खींचा अपनी तरफ, उसने फोर्स लगाया एफ डैश, तो ये डब्बा मूव करने लगा। अब एफ और एफ डैश क्या दोनों एक ही लाइन पे है? क्या एफ और एफ डैश क्या एक ही लाइन में है? एक ही लाइन पे है ना दोनों, इसलिए दोनों कोलिनियर हो गए। अच्छा सर, अगर मेरा दोस्त यहां पे फोर्स ना लगा के वो कहीं और फोर्स लगाता तो फिर क्या वो कोलिनियर कहलाते हैं क्या? सोचते हैं। अगर मेरा दोस्त यहां पे ऐसे फोर्स लगाता है, इस पे ऐसे एफ डैश, तो क्या ये कोलिनियर होता? नहीं होता भाई, उनका लाइन ही अलग अलग हो जाएगा, है ना। उनका सेम या फिर पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स इधर लगाएगा तो भी क्या ये कोलिनियर कहलाएगा? हाँ, तो कहला सकता है, क्योंकि सेम और पैरेलल सपोर्ट है इसमें। पैरेलल है दोनों वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स कह सकता हूं इनको मैंने, ये पैरेलल होते हैं। कोलिनियर की कहानी अलग है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर में ये वाला आ जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा फिर। सो दो वेक्टर्स को कोलिनियर कहा जाता है अगर इनका सेम या फिर पैरेलल सपोर्ट हो तो मैंने बता दिया कौन सा कोलिनियर है कौन सा नहीं होगा। अगला आता है कोप्लेनर वेक्टर। कहा जाता है भाई टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक कोलिनियर की बातें हो रही थी, अब कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करने वाले। अच्छा, यहां कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को, ये दोनों कोलिनियर आ जाएंगे हमारे, ठीक है, दोनों क्या है? कोलिनियर है, ये नहीं होगा कोलिनियर। अगला आता है कोप्लेनर। कोप्लेनर वो वेक्टर्स होते हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मान लो भाई यहां पे हमने एक डब्बा था, चलो इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा कमरा, कमरे के अंदर यहां पे एक टेबल रखी हुई थी, इस टेबल को खिसकाना था। तो टेबल को खिसकाने के लिए क्या किया, मेरे दोस्त लोग आए, उन्होंने सपोर्ट किया, अच्छे थे वो बेचारे। तो क्या हुआ, सपोर्ट करते टाइम पे उन्होंने, एक ने इस टेबल के ऊपर फोर्स लगाया इधर, एक ने इस टेबल के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, एक ने इस टेबल के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, और एक ने फोर्स लगाया ऐसे। क्या सबके फोर्स एक ही प्लेन में है? क्या सबने जो फोर्स लगाया वो एक ही प्लेन में लगा? अगर सबका लगाया हुआ फोर्स एक ही प्लेन में है तो वो कोप्लेनर कहलाता है। सबका लगाया फोर्स अगर सेम प्लेन में है तो वो क्या कहलाता है? कोप्लेनर कहलाता है। इसके और भी केसेस हैं जो कंसीडर हम कर सकते हैं, पहले इतना सा नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट? ओके। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं। देखो यार क्या बोला उन्होंने, कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन वाले, है ना। उसने क्या बोल दिया, कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन वाले हैं। और अगर ये एक ही प्लेन में है तो क्या मैं इस बोर्ड को एक प्लेन कंसीडर कर लूं? क्या मैं इस बोर्ड को एक प्लेन कंसीडर कर लूं और इस बोर्ड में मैं कितने भी वेक्टर बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी डायरेक्शन वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी डायरेक्शन में है, पर क्या ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं? क्या बोलो तो हाँ सर। ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि डायरेक्शन क्या है उनकी, फर्क इससे पड़ता है क्या सब के सब एक ही प्लेन में है, तो ये सब के सब क्या हो जाते हैं? कोप्लेनर। जैसे कोवर्कर, एक ही कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग होंगे सारे क्या करेंगे? कोवर्कर। वैसे एक ही प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर कोप्लेनर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा सर ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ज्ञान की बात, ये अपने ज्ञान की बात है, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा सभी लोग। बोलते हैं दो वेक्टर जो होंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई से भी दो वेक्टर कहीं से भी उठा लो वो हमेशा कोप्लेनर ही कहलाएंगे। जैसे कि सर मैंने एक वेक्टर बना दिया ये वाला और एक वेक्टर मैं बाहर की तरफ बना दूं, तो यानी कि एक वेक्टर मैंने, देखो मेरे हाथों से बनाता हूं, एक वेक्टर वो बनाया, एक वेक्टर मैं इधर बना दूं, ये तो कोप्लेनर नहीं होंगे। अरे होंगे ना, कौन से प्लेन में लाई करते? इस वाले प्लेन में, देखो समझो।
इनका प्लेन ये वाला है, ये हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन। सर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर यहां बना दिया। अब बताओ कौन सा प्लेन है ये, कौन से प्लेन में है ये सामने वाला प्लेन, वर्टिकल प्लेन। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक ही प्लेन में लाई करते इधर। समझ रहे हो ना बात को? तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। तो कभी कभार सवाल ऐसा पूछ लेता है वो कि भाई कोप्लेनर बनने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, कोप्लेनर बनने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर्स की जरूरत है? बोल देना 2 वेक्टर की जरूरत है। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। अच्छे से समझा देता हूं, सबसे बेस्ट है यहां पे ध्यान से। एक पेपर है मेरे पास, दिखता है सभी को। सर यहां पे आपने एक वेक्टर ऐसा ले लिया जो इसके परपेंडिकुलर है ना, एक वेक्टर यहां लिया और एक वेक्टर यहां लिया, तो ऐसे वाला वेक्टर था, तो देखो इसका प्लेन ये वाला बन जाएगा। एक वेक्टर इधर की तरफ, एक वेक्टर उधर की तरफ, ये वाला प्लेन आ गया। एक वेक्टर आपने ऊपर लिया था, एक वेक्टर ऐसे लिया था, इसका प्लेन ये वाला वर्टिकल प्लेन। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर ऊपर, एक वेक्टर ऊपर, एक वेक्टर इधर, ये वाला प्लेन कोप्लेनर। समझ गए ना बात को? तो कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पैरेलल है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। हो सकता है कोलिनियर भी हो सकता है कोलिनियर ना भी हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर अगर कोप्लेनर है तो कोलिनियर नहीं होंगे। अरे हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोप्लेनर है तो वो कोलिनियर नहीं होंगे, वो कोलिनियर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो यहां पे देखो जैसे ये दोनों फोर्सेस क्या थे, कोलिनियर थे, पर क्या वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? हाँ सर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो देखो ये कोप्लेनर भी हो गए साथ में। समझ गए अब बात को? तो अगर 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास में, तो वो कोप्लेनर कब कहलाएंगे? जब वो सेम प्लेन में होते हैं। कोलिनियर कब कहलाएंगे? जब वो सेम लाइन पे या फिर पैरेलल सपोर्ट पे लाई करते हैं। तो यार इससे ज्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेशंस पे फोकस करो, टाइप्स ऑफ वेक्टर में बस ये बात, बेसिक सी बातें समझना जरूरी है। इसके अलावा आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है भाई? जैसा नाम वैसा काम। नेगेटिव मतलब माइनस के साथ आएगा कुछ ना कुछ। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो दूसरे वेक्टर के जैसा ही है लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाए। भूल जाओ वो क्या लिखा हुआ है, यहां पे आओ। ये था एक बालक जिसका नाम था बउआ। बउआ ने क्या किया? डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया। अब बउआ ने डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया, तो डब्बे के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाया वो बता देता हूं। ये लगाया फोर्स F, ठीक है। तो बउआ ने क्या किया? डब्बे के ऊपर फोर्स लगाया F। कितना लगाया? 4 न्यूटन का। यहां से दूसरा बालक आ जाए बिट्टू, बिट्टू ने भी फोर्स लगा दिया यहां पे डब्बे पे। कितना फोर्स लगाया? सर उसने भी लगा दिया यहां पे 4 न्यूटन का फोर्स F डैश। बउआ ने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, बिट्टू ने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, लेकिन तुम देख रहे हो दोनों के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो F डैश क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। किसका? F का। F डैश क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जी हां, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। ये देखो 4 न्यूटन का गिवन वेक्टर था, बट डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन या फिर सेंस, बट उसके डायरेक्शन जो होता है वो इसके अपोजिट में होता है। ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब देख लो यहां पे, ये कोई वेक्टर है P, ये कोई वेक्टर है Q, Q वाले का डायरेक्शन P वाले के अपोजिट है। तो यहां पे देखो लिखने का तरीका क्या हो गया। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का F डैश। चलो अभी मैं साइन नहीं बताऊंगा, रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगी सारी बातें, ठीक है। तो F इज माइनस का F डैश। क्या ही है इसमें? चलिए भाई, नेगेटिव वेक्टर समझते हो। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर ऑफ दिस, है ना। वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो होता है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताने के लिए काम में आता है। जब कभी भी आपको डायरेक्शन बताना होगा तो उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में बताएंगे। कैसे बताएंगे वो मैं बताता हूं, थोड़ा सा सब्र करो। एक ऐसा वेक्टर, देखो यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब 1। सर अभी तो आपने यूनिट का अरे वो यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, समझो बात को। वो यूनिट मतलब जैसे कंपेयर करते हो सेंटीमीटर, मीटर, ब्ला ब्ला ब्ला, बट अगर आप इसकी वैल्यू की बात करोगे, जैसे मैथ्स में हम बात करते हैं, तो मैथमेटिकली इसको जब बोलते हैं यूनिट मतलब एक, सिंगल, है ना।
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं उसका तरीका ये लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं उसका तरीका है ये वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पे ऐसे लिखना, यूनिट वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिखोगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर लिखो अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिखो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अभी मैं इस पे आने वाला हूं, थोड़ा सा सब्र कर लो। ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये मॉड लगाने से क्या होता है? मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। चलो अभी ये सारी बातें एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम जब रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे ना वेक्टर्स की तो वो सबका सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर जो है वो बेसिकली हमें डायरेक्शन बताने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं आओ उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। भाई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये तो मैंने भी बता दिया कि यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है। दैट यूनिट वेक्टर इज रिटन एज गिवन वेक्टर जो भी आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यही बात अभी मैंने पहले भी बोली थी आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको। ये तरीका होता है, इसको कहते हैं कैप। कैप दिख रहा है तुम्हें टोपी की तरह, ये है ना। तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये होता है यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शन वेक्टर कह दो। ये वेक्टर हो गया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। सर अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे उसको बता सकते हैं, इसका थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। तो जरा ध्यान से सुनना। अब देखो एक्स वाई, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो वी कॉल दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स और वाई एक्सिस आते थे, जानते हो ना। इसको कहते थे एक्स एक्सिस, इसको कहते थे वाई एक्सिस, है ना। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, पहचानते भी हैं अच्छे से, याद भी आ गई हमें, पढ़ा तो होगा इसी इसके बारे में। ऐसा मत बोलना कि नहीं नहीं हमने नहीं पढ़ा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने इसके बारे में नहीं पढ़ा हो। मैं पूरा श्योर हूं कि तुमने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो इधर एक्स एक्सिस आ जाता है, इधर वाई एक्सिस आ जाता है, इधर आता है माइनस का एक्स एक्सिस, इधर आता है माइनस का वाई एक्सिस। तो छोटी क्लासेस में तुमने यहां तक पढ़ा, बट अभी थोड़ा बड़े हो गए हो तो 2 डायमेंशन से कहानी को ले चलते हैं 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में हमारे पास एक और एक्सिस होती है जो बाहर की तरफ आती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक बाहर आती हुई जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक बाहर की तरफ आती हुई जेड एक्सिस। पर सर इसमें बाहर कैसे बनाएं? ऐसे ऐसे करके बाहर बनाना पड़ेगा? नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, बाहर वाली लाइन को, बाहर आती हुई लाइन को कैसे बनाना है? ऐसे। जेड एक्सिस जो है प्लेन से बाहर आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बाहर आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर आ रहा है। बट बाहर ऐसे तुम बना नहीं सकते, इसलिए उसको बनाने का तरीका एक ऐसी लाइन बना देना। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर आप यूज करने वाले हो उसको लिखना। तो एक्स एक्सिस के लिए आप यूज करोगे आई कैप, वाई एक्सिस के लिए आप यूज करोगे जे कैप, जेड एक्सिस के लिए आप यूज करोगे के कैप। तो मैंने ये क्या लिखे हैं? आई कैप, जे कैप और ये के कैप। These are the unit vector along the x axis, along the y axis and along the z axis. ये यूनिट वेक्टर है जो x की तरफ बनता है, यूनिट वेक्टर जो y की तरफ बनता है और यूनिट वेक्टर जो z की तरफ बनता है। या फिर मैं बोलूं तो आई कैप लिखने का मतलब मैं समझ जाता हूं कि बात चल रही है x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे। अगर मैंने जे कैप लिखा है तो मैं समझ जाता हूं कि बातें चल रही है पॉजिटिव y एक्सिस पे। अगर मैंने लिखा के कैप तो मैं समझ जाता हूं कि सारी बातें चल रही है पॉजिटिव के जेड एक्सिस पे।
अगर मैं लिखता हूं माइनस का आई कैप तो मैं समझ जाता हूं कि बातें चल रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अगर मैं लिखता हूं माइनस का जे कैप तो मैं समझ जाता हूं बातें चल रही है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अगर मैं लिखता हूं माइनस का के कैप तो मैं समझ जाता हूं कि डायरेक्शन की जो बातें हो रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है, सॉरी नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हो रही है। तो बेसिकली आई कैप, जे कैप और के कैप से हम एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन को बताएंगे। माइनस एक्स वाली डायरेक्शन को माइनस का आई कैप बताएगा, माइनस वाई वाली डायरेक्शन को माइनस का जे कैप बताएगा, माइनस जेड वाली डायरेक्शन को माइनस का के कैप बताता है। तो अब आपको बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है भैया टूवर्ड्स द ईस्ट, टूवर्ड्स द वेस्ट, टूवर्ड्स द नॉर्थ, टूवर्ड्स द साउथ। तुम बोलो आई कैप, जे कैप, के कैप, तो सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा, ओहो अच्छा ये वाली बात है क्या। अब तुम्हें बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है अ मैन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द ईस्ट। मत बोलो, क्या लिखोगे 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। सामने वाला खुद समझ जाएगा कि आदमी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर तुमने सीधा लिख दिया 5 आई कैप तो वो समझ जाएगा कि तुम किसकी बातें कर रहे हो। समझ रहे हो बात को। चलो मैं और कुछ स्मार्ट वाली बातें बताता हूं जो डायरेक्शन के लिए बहुत काम आने वाली तुम्हारे। हमारा फिर से वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बना लेता हूं यहां पे। दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस और एक बनाएंगे जेड एक्सिस। पर क्योंकि जेड एक्सिस प्लेन से बाहर आता है जो हम बना नहीं सकते, इसलिए जेड एक्सिस को ऐसे बना देते हैं। बेटा हम जो डायरेक्शन लेते थे तो आपको याद हो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाती थी। तो यहां लिखते थे इट इज योर ईस्ट, दिस विल बी योर वेस्ट, दिस विल बी योर नॉर्थ, दिस विल बी योर साउथ। ये होता है अप और ये होता है डाउन। चलो ऐसे होती है डायरेक्शन। हाँ तुम पहले क्या बनाते थे, तुम जो पहले बनाते थे उसमें ऐसे दिखते थे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बेटा ये तो 2 डायमेंशन वाली बातें हुई है, हम यहां बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। तो अब हमें थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। ये तो 2 डायमेंशन में बनाया था आपने, पर अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन की। तो 3 डायमेंशन के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अब हम लोगों को। तो देखो भाई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन। समझ गए। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सामने बाहर, अरे जेड एक्सिस कहां बाहर आ रहा है, तो नॉर्थ माइनस का जेड एक्सिस अंदर जा रहा है, तो साउथ, अप, डाउन। ठीक है, अब मैं इनके नेगेटिव वाली भी बना देता हूं। इट विल बी योर माइनस का जेड एक्सिस, इट विल बी योर माइनस का एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर माइनस का वाई एक्सिस। तो क्या मैं बार बार ऐसे बोलूंगा अ मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, अ मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ, अ मैन इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, अ मैन इज मूविंग अप, अ मैन इज मूविंग डाउन? नहीं से मजा नहीं आएगा ऐसे। इसलिए अब इसकी जगह पे मैं जो बोलने वाला हूं, जस्ट वेट अ सेकंड बेटा, 1 मिनट रुको बस, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूं। हाँ तो इसकी जगह मैं क्या बोलूंगा, एक आदमी है जो कि मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी मुझे? हाँ सर बिल्कुल, डायरेक्शन बताने की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने लिखा 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब समझते हो इससे, कि आदमी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कहां पे? आई कैप। आई कैप बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, जे कैप बोले तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस का जे कैप बोले तो माइनस का वाई एक्सिस, प्लस का के कैप, प्लस का जेड, माइनस का के कैप, माइनस का जेड। तो अगर मैंने बोला कि आदमी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से आई कैप, तो समझ जाना कि आदमी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया 5 आई कैप, क्या मतलब समझोगे, कि बॉडी के ऊपर जो मैंने फोर्स लगाया था वो 5 न्यूटन का लगाया, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन है ये वाली, क्योंकि आई कैप जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एक बॉल जो कि गिर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, बॉल जो कि गिर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या लिखूंगा 2 मीटर पर सेकेंड माइनस का जे कैप। क्या ये माइनस का जे कैप यही बताता है कि बॉल नीचे की तरफ जा रही है? एक गाड़ी है जो कि चल रही है
25 किलोमीटर पर आवर के कैप। क्या मतलब समझेंगे इसका? इसका मतलब यह समझेंगे कि गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। नॉर्थ बोले तो प्लस का के कैप, जेड एक्सिस। तो बार बार ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना बोल के हम आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारा काम बिल्कुल स्मार्ट वाला दिखे। तो यूनिट वेक्टर देखो ये क्या है, आई कैप क्या है? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along x axis। इसका मैग्नीट्यूड बताने की कोशिश करें तो इसका मैग्नीट्यूड बताने की कोशिश करें तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, क्योंकि आई कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, आई कैप के अलावा माइनस आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। माइनस जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। बस यही है। हाँ, इतनी सी बातें हैं बस इसमें, नोट कर लो। ये यूनिट वेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ज्ञान की बात है, इग्नोर मत करना। थ्री डी में बनाओगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का विशेष ध्यान रखना। 2D में बनाते हो तो सीधा ऐसे लिख देते थे आप लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये आपका 2 डायमेंशन में चलता था, जो अब हम पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम इसमें नहीं डील करेंगे, हम बात करेंगे 3 डायमेंशन में। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बातें 3 डायमेंशन में होगी। और अब एक बात पता चल चुकी है कि डायरेक्शन को बोलने के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा आई कैप, जे कैप, के कैप। इससे मुझे डायरेक्शन पता चलेगी अब से, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, वो याद है ना तुम्हें, छगन मगन। हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ठीक है भाई, डायरेक्शन कैसे देनी है। अब जैसे हमारी उसी कहानी में चलते हैं जिसमें छगन ने मगन को चिट्ठी लिखी थी, तो अगर वो बोल देता कि भैया उस आम के पेड़ से 8 आई कैप, उस आम के पेड़ से 8 आई कैप डिस्टेंस पे जाके तुम खड्डा खोद लेना, तो वो समझ जाता, आई कैप बोलते वो समझ जाता कि उसको ईस्ट की तरफ जाना था। पहले तो उसने क्या लिखा था कहानी में, उसने बस ये लिखा कि भाई 8 मीटर की डिस्टेंस पे खड्डा खोद लेना, तो उसको तो डायरेक्शन नहीं पता था। अगर वो 8 मीटर के बाद आई कैप लिख देता तो उसको पता चल जाता कि इधर जाना है, ईस्ट की तरफ जाना था। अगर वो लिख देता 8 मीटर के कैप, तो वो समझ जाता कि नॉर्थ की तरफ आना है उसको, फिर वहां खड्डा खोदता के वो, है ना। तो डायरेक्शन कैसे देनी है ये पता चल चुका है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है। टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पढ़ रहे थे, यूनिट वेक्टर पे हम लोग आ चुके थे। यूनिट वेक्टर का मैंने तुम्हें मतलब समझा दिया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम ज्यादातर डायरेक्शन देने में करते हैं। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया है। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप होता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। फिर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। इतनी देर से मैं तुम्हें वेक्टर वेक्टर बोले जा रहा हूं, कुछ जगहों पे मैंने एरो दिखा दी, कुछ जगह पे सब बता दिया। फाइनली एक बार देख लेते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक आम क्वांटिटी है ना, अब इसको तो हम आम ही बोलेंगे। तो किसी स्केलर क्वांटिटी को लिखना है तो सीधा लिख देते हो 5 kg, है ना, 5 लीटर, या फिर 2 सेकेंड्स, आम क्वांटिटी है, नॉर्मली लिख दिया। लेकिन वेक्टर के पास एक खास चीज है, वो है डायरेक्शन। तो जिनके पास डायरेक्शन होती है वो है इंपॉर्टेंट, वो है स्पेशल, और जो स्पेशल लोग होते हैं उनके सर पे होता है ताज, होता है। अरे वेक्टर के पास क्या है? डायरेक्शन है सर, कुछ खास है उसके पास, क्या? डायरेक्शन। और जिनके पास कुछ खास होता है ना, उनके सर के ऊपर होता है ताज। जैसे यहां पे आपने सीधा लिख दिया मास, लेंथ, टाइम, है ना, आम आदमी लोग हैं कोई नहीं। वेक्टर है खास, उनके सर पे होता है ताज। तो यहां पे फोर्स वेक्टर ऐसे लिखोगे, फोर्स के ऊपर लगाओगे ताज, तो ये फोर्स इन आम आदमियों से अलग हो चुका है। आदमी नहीं बोलूंगा मैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, तो एक्सेलरेशन के ऊपर ताज लगा देंगे। फिर उसके अलावा सर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के सर पे ताज। सर वेलोसिटी, वेलोसिटी के सर पे ताज। अब सर देखो, स्पीड को भी v से लिखते हैं, समझना बात को, स्पीड को
v से लिखते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है आम लोग, लेकिन यही स्पीड के सर पे ताज लगा दिया जाए, यही स्पीड के सर पे ताज लगा दिया जाए तो वो बन जाती है वेलोसिटी, है ना जी। स्पीड को लिखते हैं v से, जो कि एक स्केलर है तो नॉर्मली लिख दिया, लेकिन अगर इसके सर पे ताज लगा दूं तो वो स्पीड अब बन जाती है वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको जब भी किसी वेक्टर को लिखना है तो आप एक काम करना, उसके सर पे ये एरो का साइन बना देना, जो कि बेसिकली इनका ताज होता है, जिससे कि एक स्पेशल क्या मिलती है, स्पेशल वो ट्रीटमेंट मिल जाता है इनको, है ना, वीआईपी लोग हैं सर ये तो। या फिर एक काम कर सकते हो कि इसको बोल्ड लेटर में लिख दूं बोल्ड लेटर कैसे लिखेंगे सर, ऐसे, अगर आपको यहां पे ऐसे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ दिखता है तो समझ जाना वेक्टर लिखा हुआ है। बोल्ड लेटर में अगर आपको एक्सेलरेशन दिख जाए समझ जाओ वेक्टर है। बोल्ड लेटर में अगर डिस्प्लेसमेंट दिख जाए समझ लो वेक्टर है। बोल्ड लेटर में v लिखा है तो समझ जाओ वेलोसिटी है। तो या तो उनके सर पे ताज लगा दो या फिर उनको ऐसे मोटा कर दो ताकि पता चले भाई खाते पीते घर के लोग हैं ये, है ना, ये बेचारे आम लोग सीधे साधे से मतलब। तो स्केलर को लिखने का कोई तरीका नहीं है, बढ़िया अपने तरीके से लिखते जाओ उसको, जैसा आम आदमी के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है, मास लेंथ टाइम वगैरह, सिंपल सिंपल तरीके से, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं डालना उसमें। लेकिन जब हम वेक्टर्स के पास आते हैं तो वेक्टर्स के पास होती है डायरेक्शन, जिसकी वजह से होते हैं खास। वेक्टर के पास आती है डायरेक्शन, जिसकी वजह से बन जाते हैं स्पेशल, और जो स्पेशल लोग होते हैं उनके सर पे होता है ताज, तो देखो इनके सर पे लगा दिया ताज। या फिर आप इनको बोल्ड लेटर से लिख सकते हो, बोल्ड मतलब मोटे है, खाते पीते घर के लोग, ठीक है। अच्छा, इन्हीं का यूनिट वेक्टर लिखना है तो एफ कैप ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब तुमने पुराने जमाने में देखा होगा जो शाही घराने के लोग होते थे, राजा महाराजाओं के घर के जो लोग होते थे, वो सब लोग ताज पहनते थे, है ना। राजा के महल में जो उसके परिवार के लोग होते थे वो सब लोग ताज पहनते थे, क्यों, क्योंकि वो स्पेशल लोग थे। पर ऐसा नहीं, राजा का ताज बहुत ज्यादा स्पेशल होता था, फिर उसके बाद जो उसके नीचे काम करते हैं उनके ताज नॉर्मल वाले होते थे। तो देखो ये स्पेशल वाला ताज सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो फिजिकल क्वांटिटी स्पेशल वाली है। ये देखो ये कहलाया कैप, ये तब मिलता है जब आप यूनिट वेक्टर बनते हो। तो अगर फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर लगाएंगे कैप, ठीक है। फोर्स का अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर लगाएंगे कैप। तो फोर्स का यूनिट वेक्टर एफ कैप को लिखना है तो इट कैन बी रिटन एज एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो डंडों के बीच में बंद कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम इसका मॉड ले रहे हैं। तो हम यहां पे क्या करते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको हमेशा, डायरेक्शन वगैरह भूल जाना उसकी सिर्फ जो वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ले लेना, यहां पे आंसर आ जाएगा उससे। तो भाई रिप्रेजेंटेशन लिखने में तो ऐसे ही करोगे तुम लोग। अगर तुम्हें वेक्टर को लिखना है तो लिखने का तरीका ये है, अगर वेक्टर को ड्रॉ करना है तो फिर क्या तरीका होना चाहिए उसका। भाई अगर वेक्टर को तुम्हें लिखना है तो लिखने का तरीका तो ये है, वेक्टर को ड्रॉ करना है तो वेक्टर को ड्रॉ करते हैं एरो से। ये तो हो गया, समझ आ गया ना। हाँ, तो अगर आपको वेक्टर को ड्रॉ करना है तो टू ड्रॉ अ वेक्टर आप क्या करने वाले हो, एरो बनाओगे। तो आपने बनाया एरो, तो एरो का जो लेंथ होता है वो बताता है मैग्नीट्यूड का। अगर एरो लंबा है तो समझ जाना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एरो अगर छोटा है तो समझ जाओ कि उसका मैग्नीट्यूड कम है। एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एरो की टेल है, तो आपको जिस डायरेक्शन में बात करनी है, जैसे कि बोला कि भैया गाड़ी जो है 5 कैप किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जैसे मैंने बोलिया कि भाई हमारे पास एक गाड़ी है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पर सर डायरेक्शन तो बताओ इसकी। तो डायरेक्शन कैसे बतानी है, लिख के बतानी है या फिर ड्रॉ करके बतानी है। तो अगर मुझे ड्रॉ करके बतानी है, जैसे इसने बोला कि भाई 25 किलोमीटर पर आवर, मैं इसकी वेलोसिटी बता रहा हूं। अब वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना भाई, तो इसके सर पे ताज लगा दिया, तो वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर, पर सर इसकी डायरेक्शन अभी अधूरी है, डायरेक्शन बताओ। तो दो तरीके हैं, लिख के बताना है या ड्रॉ करके बताना है। अगर मैंने लिख के बताना है कि गाड़ी हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही, तो मैं आई कैप लिख देता हूं। गाड़ी हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है तो मैंने आई कैप लिख दिया। ड्रॉ करके बताना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एरो बना दूंगा मैं बस।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एरो बना दूंगा तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर देगा कि भाई ठीक है, तुम्हारी गाड़ी जो थी वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही थी, यहां पे वाई एक्सिस हो जाएगा, यहां पे माइनस का वाई एक्सिस। तो अगर आपको लिख के बताना है तो आई कैप बोल दीजिए, आई कैप से समझ जाएगा सामने वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे, या फिर आप एरो से भी बना सकते हो इसको, वेक्टर को। तो एरो से बनाने पे पता चलता है कि हाँ अच्छा ये गाड़ी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से, ये गाड़ी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से। तो लिख के बताना है तो ऐसे बोलो, ड्रॉ करके बनाना है तो ऐसे बोलो। समझते हो ना वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन? तो या तो लिखोगे तो आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्म में लिखना, या फिर अगर आपको ड्रॉ करना है तो एरो से बना देना इसको। बड़ा एरो बनाओगे, जैसे दो वेक्टर है, दो वेक्टर बनाने, तो एक वेक्टर आप बड़ा बना देना, एक वेक्टर आप छोटा बना देना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द नीचे वाले के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड 2, ये मैग्नीट्यूड 1। तो कहते हैं भैया मैग्नीट्यूड पहले वाले का जो था वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड सेकंड वाले के। सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड छोटा है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है। समझ आती है सारी बातें? तो ये सब लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है। मैंने स्केलर को बता दिया है कि स्केलर आम आदमी है, आम लोग हैं, उनके लिए कुछ खास स्पेशल इफेक्ट नहीं है, लेकिन वेक्टर्स के पास डायरेक्शन है जिसकी वजह से वो स्पेशल बन जाते हैं। स्पेशल लोगों के सर पे ताज होता है तो हमने एरो लगा दिया, या फिर वो खाते पीते घर के लोग होते हैं तो हमने उनको मोटा करके बना दिया। अमीर लोग हैं या फिर मैं बोलूं स्पेशल लोग हैं, स्पेशल लोग हैं तो भैया उनके ऊपर ताज होता है, तो भाई उसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। जो मेन मुखिया होता है, जो सदस्य होता है, वो बड़ा ताज लेके चलता है। जो उससे छोटे लेवल पे काम करते हैं वो क्या करते हैं, छोटा ताज पहनते हैं, कैप। यूनिट वेक्टर, एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो ये तरीका होता है, लिखने का तरीका ये है, ड्रॉ करने का तरीका ये है। एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है, एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन बताता है। यार वेक्टर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं है, सही बताऊं तो ये सारी बातें नोट कर लो तुम लोग, किया नोट? फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे आप ये वाली बातें लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना हो तो इसको समझ लेना से, ठीक है? तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो ना भाई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन? तो देख लो भाई, पिक्टोरियली एरो से रिप्रेजेंट किया है, बना के दिखाना है तो ये करना पड़ेगा। हाँ जी, तो एरो को एरो से बनाया, एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड देता है, हेड जो है वो डायरेक्शन को बताता है, टेल से कोई लेना देना नहीं है, बस यही है भाई। देख लो, मेरे पे तो भरोसा होगा नहीं तुमने, है ना? एनीवेज, चलिए भाई। अच्छा सर, ये सारी बातें तो समझ आ रही है, पर इस वेक्टर का यूज कैसे करें, है ना? मतलब कैसे, मतलब क्वेश्चन, हमें तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन कैसा आएगा वेक्टर से? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि वेक्टर जब आप बनाओगे क्वेश्चंस में तो कैसे बनाओगे। तो इसके लिए आओ जरा मैथमेटिक्स के फॉर्म से बात करते हैं। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो जो लिख के तुमने एरो को सीखा था ना कि ताज लगाना है, ये करना है, वो करना है, पर यूज कैसे करें उसका, तो यहां पे आओ फटाफट से। इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, इसको समझते हैं। मान लो कोई वेक्टर मुझे दे दिया गया, कोई भी वेक्टर मेरे पास दे दिया है, और बोला गया भैया उसका एक्स कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट मतलब उसका एक पार्ट जो है वो एक्स के अलोंग है, एक पार्ट जो है उसका वाई के अलोंग है, और एक पार्ट उसका जेड के अलोंग है, ठीक है? तो हमसे बोला गया कि भाई कोई वेक्टर है जिसका एक पार्ट एक्स की तरफ है, एक पार्ट वाई की तरफ है, और एक पार्ट जेड की तरफ है। तो बॉयज क्या करें भाई इसके लिए, है ना? ये ओरिजिन हो जाता है। एक वेक्टर का कंपोनेंट एक्स की तरफ उसने बोला लेट्स से ए एक्स, एक कंपोनेंट y की तरफ तो लेट्स से ay इज द कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस, और z की तरफ जो कंपोनेंट है उसको मैंने नाम दे दिया az। यही बोला है, इफ ax इज द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन द x डायरेक्शन, ay is the component of y vector in y direction and az is the component in the z direction। तो a वेक्टर को कैसे लिखते हो? कंपोनेंट का मतलब क्या है? उसके टुकड़े। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? टुकड़े। सर एक टुकड़ा ये था, एक टुकड़ा ये था, और एक टुकड़ा ये था। जैसे कि मान लो हमारे पास घर पे एक बांस रखा हुआ था, ठीक है, घर पे एक बांस रखा था। तुम क्या कर रहे थे? घर पे क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट की बॉल जैसे इस पे लगी तो उसके हो गए टुकड़े। तो एक टुकड़ा तो ये रह गया, एक टुकड़ा यहां पे बीच में रह गया, और एक टुकड़ा ये वाला रह गया, है ना? तो तुमने बोला कि यार ये जो वास था वो टूट गया 3 टुकड़ों में। अब इन 3 टुकड़ों को जोड़ दोगे तो क्या फिर से यही मिल जाएगा तुम्हें?
अगर ये वास 3 टुकड़ों में टूट गया है तो तीनों टुकड़ों को जोड़ दें तो क्या फिर से यही मिल जाएगा? तो एक वेक्टर को 3 टुकड़ों में बांट दिया है, एक टुकड़ा एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस की तरफ है और एक जेड एक्सिस की तरफ है। तो अगर इन तीनों टुकड़ों को जोड़ दें तो क्या मुझे मेरा वेक्टर दोबारा मिल जाएगा? हां सर, मेरा वेक्टर मुझे दोबारा मिल जाएगा। तो मैंने बोला एक वेक्टर था जिसके 3 टुकड़े किए गए, पहला टुकड़ा एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाला वाई एक्सिस की तरफ और तीसरा वाला जेड एक्सिस की तरफ। इन तीनों पीसेस को अगर मैं दोबारा जोड़ दूं तो मुझे मेरा वेक्टर दोबारा मिल जाएगा। सर जो अब ये देखो, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का टुकड़ा करोगे तो वो भी तो वेक्टर होता है, क्या कुछ और बन जाएगा? अरे यार, एक आलू ले लिया तुमने, इस आलू को तुमने काट दिया बीच में से, तो तुम्हारे पास क्या मिलते हैं? 2 आलू। ऐसा थोड़ी मिलेगा एक आलू को काटा तो प्याज मिल गया। यहां पे ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो आलू को काटोगे तो आलू ही मिलेगा तुम्हें। तो यहां पे अगर वेक्टर को तुमने तोड़ा है तो तुम्हें वेक्टर ही तो मिलेगा दोबारा से। तो ये क्या मिला? एक ऐसा वेक्टर जो एक्स की तरफ है, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स की तरफ है, ये क्या मिला? एक ऐसा वेक्टर जो वाई की तरफ है, ये क्या मिला? एक ऐसा वेक्टर तो जेड की तरफ है। तो यार इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। तो ये भी तो वेक्टर है, इसको ताज पहनाओ। लो सर, ताज पहना दिया इसको। फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखा और फिर इसकी डायरेक्शन लिखी। हो गया, बस खत्म। ये क्या था? एक ऐसा वेक्टर जो एक्स की तरफ था, तो इसको ढंग से लिखे। लो, तो इसको ताज पहना दिया, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया और इसकी डायरेक्शन लिख दी। यहां पे आओ, ये एक ऐसा वेक्टर जो वाई की तरफ है, ताज पहना दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया और डायरेक्शन लिख दी। ताज पहना दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया और डायरेक्शन लिख दी। क्या मैंने कोई गलती की क्या? अरे मैंने कोई गलती कर दी क्या? बोलो भाई। नहीं की ना। ax जो था i की x एक्सिस, सॉरी ax जो था वो x एक्सिस की तरफ था, तो उसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो i कैप बनेगा। तो ऐसे लिख लो, ax कैप जो है वो i कैप के पर। अरे यार, ax किस डायरेक्शन में? x एक्सिस पे। x एक्सिस के लिए कौन सा वेक्टर लेते हो? यूनिट वेक्टर i कैप। तो ax कैप बोलो तो वो i कैप के बराबर है। ये क्या होता है? ax वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ax वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड को सिंपली लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट इज ax वेक्टर अपॉन ax। अरे मैग्नीट्यूड को सिंपली लिख सकते हो, कैन बी राइट सिंपली राइट, है ना। आप इसको सिंपली लिख देना। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो मैग्नीट्यूड एक आम आदमी ही है, तो उसको सिंपली लिख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहां से ये सारी बातें मैं हटा देता हूं। मैंने बोला एक वेक्टर था मेरे पास, उस वेक्टर के 3 टुकड़े किए, एक x की तरफ किया, एक y की तरफ किया, एक z की तरफ लिया। वेक्टर के अगर टुकड़े करूंगा तो वेक्टर ही मिलेगा, यानी कि एक ऐसा वेक्टर मिला है जो x की तरफ है। तो इसको लिखने का तरीका ax वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर हो बेटा, ध्यान रखना, उसको लिखने का तरीका हमेशा यही रहेगा। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे आप लोग, फिर लिखोगे उसका डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर उसकी डायरेक्शन लिखोगे। तो ax वेक्टर को लिखा ax i कैप, नीचे वाली बातें मिटा देता हूं, वो कंफ्यूज कर देगी और ज्यादा तुम्हें। ay वेक्टर को लिखा ay j कैप, az वेक्टर लिखा az k कैप। क्या तीनों वेक्टर को मिला दूं तो मुझे इनिशियल वेक्टर मिल जाएगा? हाँ सर, तो a वेक्टर इज इक्वल्स टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। तीनों को जोड़ दिया तो मुझे मेरा इनिशियल वेक्टर मिल जाता है। यानी कि ये देखो, ये हमारे पास वास था, इसको मैंने तोड़ा, तीनों को फिर से जोड़ा तो मुझे फिर से वही मिल गया। जिसको a वेक्टर था उसको 3 टुकड़ों में तोड़ा, तीनों टुकड़ों को जोड़ दिया तो फिर से मुझे वही वेक्टर मिल गया। ax वेक्टर की जगह पे मैं क्या लिखूं? ax i कैप लिख दूं क्या? हाँ सर, लिख दीजिए। ay की जगह ay j कैप लिख दूं क्या? लिख दीजिए। az की जगह az k कैप लिख दूं क्या? लिख दीजिए। लो भाई, ये वाली पिक्चर कंप्लीट होगी अपनी। देखो यहां पे भी वही लिखा हुआ है। कंफ्यूजिंग है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया ये। कुछ नहीं कर रहे भैया, हमारे पास एक वेक्टर था, उसके कंपोनेंट मतलब उसके टुकड़े, उसके पार्ट्स। तो एक वेक्टर था, उसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए। पहला जो पार्ट था वो x की तरफ रख दिया, दूसरा पार्ट हमारा y की तरफ था, तीसरा पार्ट हमारा z की तरफ था।
अगर किसी वेक्टर के टुकड़े करूंगा तो मुझे भी वेक्टर ही मिलेगा। तो ये क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस की तरफ है। लिखने का तरीका पता है तुम्हें वेक्टर को, ए एक्स वेक्टर, यही तो ऐसे तो लिखते हैं वेक्टर को। इसका मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। ए वाई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन। ए जेड वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन। और क्या चाहिए सर, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड लेना अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो। अगर तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ तो सीधा आंसर आता है, बट अभी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा तुम लोगों को। एक बार वेक्टर एडिशन पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये कहां से आया था। ठीक है, बस अभी देख लो, फिलहाल के लिए तो देख लो, नोट कर लो, बाकी इससे ज्यादा मैं इसको अभी नहीं प्रेफर करवाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, बस इतना था ध्यान रखो, ये होता है। बाकी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं। कहां से आया है सर ये, अभी इनमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मैं अभी इनमें नहीं ले जाना चाहता हूं क्योंकि अभी वेक्टर एडिशन अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वहां पे समझ आएगा तुम्हें, खुद ब खुद कराऊंगा मैं वहां पे ये सारी बातें। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज जो हमारी लास्ट टाइम पे रह गई थी वो थी, लास्ट टर्म पे मतलब अभी जो हम कर रहे थे उसमें था नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर तुम तो जानते ही हो कि किसी भी वेक्टर को एरो से बनाते हैं। ठीक है, और अगर किसी वेक्टर को एरो से बनाओगे तो नल वेक्टर कैसे बनेगा? किसी भी वेक्टर को अगर एरो से बनाते हो तो नल वेक्टर कैसे बनेगा? तो मेरे हिसाब से नल वेक्टर ये होता है। क्यों? क्योंकि सर उसका मैग्नीट्यूड जीरो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो, उसकी डायरेक्शन भी अब हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज द नल वेक्टर जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड जो था वो कितना है, जीरो है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो हो जाएगा इसका, है ना भाई। किसी भी वेक्टर को किससे बताते हो? एरो से बताते हैं। एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, एरो का जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है। अरे नल वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ही जीरो होता है, तो उसकी लेंथ कितनी? जीरो। तो क्या डॉट बना दूं यहाँ पे? बन गया। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। तो ये वाला पहला तरीका समझ आया। अगर आपको कंपोनेंट दे रखे हैं तो कैसे करोगे सॉल्व, समझते हैं ना सभी लोग? कंपोनेंट देने पे कैसे सॉल्व करना है, समझते हो ना ये सारी बातें? कंपोनेंट दे रखे हैं तो लिखने का तरीका ये है, ये है। इन दोनों तरीकों से आप वेक्टर को लिख सकते हो अगर कंपोनेंट्स पता हैं तो। क्वेश्चन में आपको ये कंपोनेंट दे रखे होंगे, क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट दे रखे होंगे। फॉर से एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट, क्वेश्चन देखना यहां पे फटाफट से। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर along x, y and z are 2, 3, 5 respectively, then the vector can be written as, then the vector is। हाँ जी बताओ, अगर एक वेक्टर है उसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड में 2, 3, 5 दे दिए हैं तो वेक्टर कैसे लिखोगे इसको? तो मैंने माना लेट से द वेक्टर इज बी या फिर पी। लेट द वेक्टर बी पी वेक्टर। पी वेक्टर हो गया, मान लो ये जो वेक्टर था वो पी वेक्टर था। एक्स की तरफ कंपोनेंट बोले तो पी एक्स कितना है 2, पी वाई कितना है 3 और पी जेड कितना है 5। भाई ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ P along x axis, कंपोनेंट ऑफ P along the y axis, कंपोनेंट ऑफ P along the z axis। क्या ये भी वेक्टर होते हैं? हाँ सर। ये x एक्सिस की तरफ है, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो i कैप आ जाएगा। y एक्सिस की तरफ है, वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो j कैप आ जाएगा। z एक्सिस है तो भैया वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो k कैप आ जाएगा। तो P वेक्टर को लिखते हैं यहां से px वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर प्लस पी जेड वेक्टर। मैं यहां पे पी एक्स को अलग से लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी का भी। पी जेड 5। पी एक्स की जगह क्या लिखूं? पी एक्स वेक्टर, पी एक्स और उसका डायरेक्शन, एक्स की तरफ डायरेक्शन आई कैप होता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 कैप के कैप। ये आपका पी वेक्टर बन गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी पूछते हैं लोग, इसका मैग्नीट्यूड भी लोग पूछ लेते हैं, बट अभी वेक्टर एडिशन पढ़ाऊंगा उसके बाद मैग्नीट्यूड बताऊंगा। फॉर्मूला अगर याद रह जाए, फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो याद कर लो, फिलहाल के लिए आगे जाके समझ आ जाएगा। इट इज गिवन बाय पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर
प्लस पी जेड का स्क्वायर। देखो मैंने इनको ताज नहीं पहनाया है, मैंने इनको ताज नहीं पहनाया, मतलब ये स्केलर है, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है ये। तो पी एक्स का वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर भैया, 2 का स्क्वायर 4, पी वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 4 13 और 25 कितना हो जाएगा ये 25 और 13 5 3 8 होता है और ये 38। तो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। बट अभी इस पे इतना मत फोकस करो, यहां तक काफी है समझना। अभी वेक्टर एडिशन पढ़ाऊंगा तो उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो समझ आता है तुम लोगों को ना कि किस प्रकार का सवाल बन सकता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए होंगे तो वेक्टर लिखने के लिए बोलेगा, तो भाई तुमने लिख दिया ना वेक्टर, ये लो ये है वेक्टर। बहुत टफ हो गई सारी बातें। ऐसा तो नहीं है ना किसी के दिमाग के ऊपर से बातें जा रही होगी, सर ये आपका ज्ञान आ रहा था, AK सर का जो भी ज्ञान है हमारे पास जो आ रहा था वो हमारे सर के ऊपर से चला गया। ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ भी। बढ़िया तुम्हारे दिमाग के अंदर जा रही है ना बातें, ये भी नहीं होना चाहिए ना दिमाग के अंदर से बाहर चली जाए फिर से। मेक श्योर कि जो भी बातें आ रही है वो दिमाग के अंदर है और यहाँ पे इकट्ठी हो जाए सारी। ठीक है, चलो भाई। सो ये हमारा पहला तरीका हो गया वेक्टर को लिखने का। मैथ्स जब आएगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से होगा। दूसरा होता है जिसमें आपको क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेट्स दे देगा। बोलेगा भैया एक कोई पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, एक कोई पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो AB वेक्टर कितना हो जाएगा। क्या पूछा उसने, AB वेक्टर कितना होगा। ओहो ये कैसे करेंगे सर, सिंपल तरीका। मान लो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये x, अच्छा तीनों है क्या इस बार, और यार तीनों को बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और यहां पे कहीं पे बनेगी z एक्सिस। A का पॉइंट है x1 y1 z1, मैंने वो कहीं पे भी रैंडमली पॉइंट ले लिया। लेट्स से दिस इज द पॉइंट A having the coordinate x1 y1, इधर वाली लाइन को मिटा दूंगा थोड़ी देर के लिए। यहां पे कोई पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है। यहां पे कहीं पे आके कोई पॉइंट B आया, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, ठीक है। तो AB वेक्टर मांगे उसने, क्या मांगा है, AB वेक्टर। भैया AB वेक्टर कैसा बनता है हमेशा ध्यान रखना, इनिशियल से शुरू करेंगे फाइनल तक जाएंगे हम लोग, इनिशियल से शुरू करेंगे फाइनल तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। हमेशा यही करते आए हो, यही करते आए हो हमेशा। ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल। तो इनिशियल से, अरे इनिशियल से आप लोग चलोगे कहां तक जाओगे, फाइनल तक। तो ये लो भाई, ये रहा आपका AB वेक्टर। इनिशियल से फाइनल तक जाना है, ये रहा हमारा AB वेक्टर। क्या मैं वेक्टर को एरो से बनाता हूं, जी हां, तो ये बन गया एरो वेक्टर। डायरेक्शन हमने वही रखी है जो हमें बताई गई थी, AB वेक्टर मतलब A से B की तरफ जा रहा है। तो एरो का हेड देखो B की तरफ बनाया मैंने। एरो का हेड कहां है, B की तरफ है। क्या बताता है ये मुझे कि A से B की तरफ जाना है। अच्छा अगर वो बोलता BA वेक्टर तो फिर क्या करते, तो मतलब B से A की तरफ जाना है, तो एरो मैं ऐसे बना देते इसका, फिर ये BA वेक्टर हो जाता, ये AB वेक्टर बन गया। बस एरो का डायरेक्शन बदल चुका है। पहले एरो A से B जा रहा था, आज एरो B से A जा रहा है, बस। अच्छा ये तो बना दिया। इक्वेशन कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। अगर आप लिखना चाहते हो AB वेक्टर, सुनो, अगर आप लिखना चाहते हो AB वेक्टर तो आप लिखो क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सर ये क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या है सर, आओ जरा पोजीशन वेक्टर का ज्ञान देते तुम्हें। पोजीशन वेक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। पोजीशन वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये हमारे पास के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया एक, ठीक है। दिस इज योर x एक्सिस, दिस विल योर y एक्सिस। अभी दो में ही डील कर लेते हैं, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ेंगे हम लोग, ठीक है। z के लिए बाद में कर लेंगे, अभी दो में ही देखते हैं। हमसे बोलेगा एक पॉइंट है हमारे पास और ये पॉइंट यहां पे है कहीं पे, A पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1,
एक पॉइंट है हमारे पास B जो कि यहां पे कहीं पे है और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। सो एक पॉइंट A यहां पे है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट यहां पे B जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर मुझे A का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो भाई A का पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। A का पोजीशन वेक्टर, पहली बात तो कैसे लिखते हैं वो समझो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो इसको लिख करो A वेक्टर से। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ A। फिर कैसे करेंगे सर इसको? तो भाई जो भी आप मेजरमेंट करते हो वो ओरिजिन से करते हो। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। अभी मैंने क्या बताया, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है सर? कहां जा रहे हो? ए की तरफ जाना है। कहां जा रहे हो? ए की तरफ जाना है। तो लो भाई एक ऐसा एरो जो ए की तरफ बनाया, ये क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर बताना है, एक ऐसा वेक्टर जो बी की तरफ जा रहा है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से ए की तरफ जाता है, a vector which is going from origin to the point A is the position vector of A। एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से B की तरफ जाता है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ B बन जाता है। A का पोजीशन वेक्टर देखो, अब क्या लिखना है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं यहां पे। कैसे करेंगे? देखो भाई फाइनल क्या है? x की बात करते हैं सबसे पहले। यहां पे x1 है सर, इनिशियल में 0 है। फिर फाइनल है y1 माइनस इनिशियल में है 0। सही है? फाइनल माइनस इनिशियल करना है हमें हर जगह। तो फाइनल क्या था? x1, इनिशियल क्या था? 0। फाइनल क्या था? y1, इनिशियल क्या था? 0। ये देखो x में सॉल्व किया, फिर हमने y में सॉल्व करा। ऐसा करने से मेरे पास a वेक्टर आ रहा है, बट अधूरा है सर। ये बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। डायरेक्शन तो पता ही नहीं आपने तो बोला था वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन को समझो। अभी आपने किस में डील किया है? एक्स में डील किया है आपने, और एक्स में डायरेक्शन क्या होती है? आई कैप होती है, तो इसके साथ आई कैप लगाओगे। यहां पे किस में डील किया आपने? वाई में डील किया है सर हमने, और वाई में जो डायरेक्शन होती है वो जे कैप होती है, तो यहां पे आप जे कैप साथ में लगाओगे। सो सॉल्व करने पे ए का जो पोजिशन वेक्टर मुझे मिलता है, इट इज गिवन बाय x1 आई कैप प्लस y1 j कैप। ए का पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप मिलेगा। नहीं आया समझ? सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं आया? अरे कुछ नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो बी का देखते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर लिखने की कोशिश करी। सबसे पहले किस में डील करेंगे? x में डील करेंगे। x में डील करो, फाइनल क्या है? x2, इनिशियल क्या है? 0। तो x2 माइनस का 0। भैया x में डायरेक्शन क्या होती है? x में डील किया भी आपने, x में डायरेक्शन क्या होती है? आई कैप प्लस फाइनल बोलो तो y2, इनिशियल बोले तो 0। किस में डील किया है? y में, तो लिखोगे j कैप। सो b का पोजीशन वेक्टर बनता है x2 आई कैप प्लस y2 j कैप। ये हो गया है फुल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अब हम लगाते हैं अपना छोटा सा दिमाग और शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आप तो बस इनके कोऑर्डिनेट्स देख लो। आपने इनके कोऑर्डिनेट्स देखे, अब इनका आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, कोऑर्डिनेट क्या है? x2। भैया x के साथ क्या आती है डायरेक्शन? आई कैप, तो लिख दो सीधा x2 आई कैप प्लस ये क्या है? y2, डायरेक्शन क्या आती है? j कैप, लिख दो यहां पे y2 j कैप। शॉर्ट ट्रिक, ए का पोजीशन वेक्टर, इसका पहला कोऑर्डिनेट x1 के साथ आती है आई कैप, दूसरा कोऑर्डिनेट y1 के साथ आता है j कैप। लो बन गया इसका पोजीशन वेक्टर। तो भैया पोजीशन वेक्टर ये होता है। मैं अब कर रहा हूं, अब समझ आ रही होगी। तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाता है। जैसे आपको ए का पोजीशन वेक्टर बनाना था तो आपने क्या किया? 0 से लेके ए तक बना दिया। बी का पोजीशन वेक्टर बनाना था तो 0 से लेके बी तक बना दिया, खत्म तरीका। फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, कोई भी वेक्टर लिखना है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको अगर वेक्टर लिखना है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे हमेशा। पोजीशन वेक्टर बनाना आया? हाँ सर आया। यहां पे देखो, क्या यहाँ पे भी आपने ऐसे किया है? सर मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, तो क्या लिखोगे इसको? फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हाँ से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एक ही तरीका है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो यहां पे b माइनस ए। यार b का पोजीशन वेक्टर बनाना आता होगा ना आप लोगों को? हाँ सर आता है ना। अब तो क्या b का पोजीशन वेक्टर बना पाओगे? चलो बताओ क्या होगा b का पोजीशन वेक्टर? b का पोजीशन वेक्टर x2 x2, भैया i कैप बोल दूं? बोल दो। y2 y2, क्या मैं j कैप बोल दूं? बोल दो। फिर z2 z2, क्या मैं k कैप बोल दूं? बोल दो। a का पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, चलो क्या लिखा है यहां पे? x1, हाँ हमने बोला x1, भैया आई कैप बोल दूं? बोल दो। y1 y1, क्या मैं j कैप बोल दूं? बोल दो। z1 z1, क्या k कैप बोल दें? बोल दें। ये a का पोजीशन वेक्टर, ये b का पोजीशन वेक्टर, कितना सिंपल है। चलो भाई b का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं फटाफट से, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस का z2 सॉरी प्लस का z2 k कैप, फाइनल माइनस इनिशियल x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। चलो भाई लिखना शुरू करते हैं अच्छे से, x2 i कैप माइनस x1 i कैप, तो लिखेगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 j कैप माइनस y1 j कैप, ये बनता है y2 माइनस y1 j कैप। फिर z2 k कैप माइनस का z1 k कैप, ये बन जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। लो भाई कहानी खत्म हुई, ये बन गया आपका ए बी वेक्टर। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि नहीं मुझे ए बी वेक्टर नहीं, मुझे बी ए वेक्टर बताओ, क्या होगा? तो क्या तुम लोग मुझे बी ए वेक्टर बता पाओगे? आपने अभी बताया ए बी वेक्टर, मैं जानना चाहता हूं बी ए वेक्टर, तो मैं कहां लिखूं बी ए वेक्टर को? यहां ऊपर लिख दूं बी ए वेक्टर, तो क्या होगा ये? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल किया हमने। यहां पे बी ए वेक्टर में ये बी वाला जो पॉइंट था वो इनिशियल हो जाएगा, अरे हाँ ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा, ए वाला पॉइंट। तो भैया a माइनस बी किया, आंसर क्या बनेगा इसका? x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। आई थिंक अभी समझ आ गई है सारी बातें सभी को। लिख पाओगे? अगर इक्वेशन आएगी तो लिख लोगे ना? कोई समस्या तो नहीं होगी ना किसी को? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना इसमें भाई किसी को? ठीक है, पक्का याद रह जाएगी बातें, क्वेश्चन कर पाओगे। डीपीपी दे दी है मैंने, तो डीपीपी आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएगी। सिंपल सा काम करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओ www.magnetbrains.com, वहां पे आईआईटी जेई डिपार्टमेंट में जाना, वहां पे मेरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और उन लेक्चर्स की डीपीपीज भी मिल जाएगी। तो वो डीपीपी डाउनलोड करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई समस्या आएगी तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं, तो वीडियो सॉल्यूशन में उसका आंसर भी चेक करो। ठीक है, बाकी आई थिंक अभी यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई है और यहां तक हमारा जो आज का लेक्चर था वो भी कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में जो हम बातें करेंगे, इट्स ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैं अभी बाद में बताऊंगा कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अगले लेक्चर में होगा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन उससे अगले लेक्चर में होगा, और ऐसे करके हम वेक्टर्स को अच्छे से समझेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है आज के लेक्चर में, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, छोटी सी बातें हैं, बस सभी समझते हुए चलो उसको। ठीक है, यही है बस कहानी, इसके अलावा कुछ नहीं है। पोजीशन वेक्टर बनाना आ गया है तुम लोगों को, पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए भाई, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतनी बातें रखते हैं और डीपीपी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम करने में तुम लोगों के लिए, और पर्टिकुलरली इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है वो, तो उनको जरूर ट्राई करो। ठीक है,
मैं फिर से बोल रहा हूं, magnetbrains.com पे जाओ, वहां पे हमारा जो जेई डिपार्टमेंट है उसमें आपको ये डीपीपीज मिल जाएंगी, तो उनको जरूर एक्सप्लोर करो, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।